चलिए नमस्कार, जीके जिसकी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम डेट है घोषित हो चुकी है। आप सभी के 14 नवंबर से एग्जाम होने वाले हैं और ये एग्जाम 3 दिसंबर तक जाएंगे। तो 14 नवंबर से पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड जरूर चेक कर लेना ताकि सेंटर में आप लोग समय से पहुँच सकें। और साथ में एक खुशखबरी और भी आई है कि आप सभी के SSC GD के एग्जाम जो है ये मार्च में होने वाले हैं। ठीक 20 मार्च से लगभग 20 से 24 मार्च से शुरू होंगे आपके SSC GD के एग्जाम। तो नवंबर के लास्ट में SSC GD के भी फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखिए। और यह क्लास जो है दिल्ली पुलिस के साथ साथ SSC GD के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और डेली हमारी जीके जिसकी क्लास होती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग नोट करते चलेंगे। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैंने 1 से 14 तक के क्वेश्चनों को करवा दिया था। आज की क्लास में करेंगे 15 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यानी कि PDF के हिसाब से 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का चौथा भाग किससे संबंधित है? आप सभी को बताना है भारतीय संविधान का चौथा भाग किससे संबंधित है। तो नोट करेंगे, भारतीय संविधान का चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। बिल्कुल, भारतीय संविधान का चौथा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक आते हैं। नोट कर लेंगे, वहीं भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। और वहीं नोट करेंगे नागरिकता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो अनुच्छेद है ये नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 1 में क्या है, नोट करेंगे, अनुच्छेद 1 में भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ठीक, चलिए ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो नोट करेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर जो है ये APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। बिल्कुल डी इज राइट आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। और APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाते हैं और ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वही नोट करेंगे, इस पुस्तक को 1999 में इसके सह लेखक जो है अरुण तिवारी हैं। ठीक, इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 104वां संशोधन अधिनियम 2020 क्या कहता है? तो नोट करेंगे, 2020 में 104वां संविधान संशोधन किया गया है जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST की सीटों के लिए समाप्ति की जो समय सीमा है 70 साल से 80 साल तक कर दी गई है, यानी कि 10 साल और बढ़ा दी गई है। और साथ ही में नोट करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या हटा दिया गया है। ठीक, तो राइट आंसर A और B। बिल्कुल, 104वां संशोधन अधिनियम 2020 कहता है लोकसभा और राज्यों में विधानसभाओं की SC ST सीटों की संख्या की समाप्ति सीमा जो है ये 70 साल से 80 साल तक कर दी गई है। और वहीं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या हटा दिया गया है। ठीक, A और B राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है सौर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सौर्य मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है। और महाबलीपुरम कहाँ स्थित है, नोट कर लेंगे। तो महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यह मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी है। चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तटस्थ है। और प्राचीन शहर में भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक, तो राइट आंसर महाबलीपुरम। सौर्य मंदिर महाबलीपुरम यानी कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। और सौर्य मंदिर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने किस सभा में अपना सारा सामान जो है दान में दिया था? तो नोट करेंगे, हर्ष ने प्रयाग की सभा में अपना सारा सामान जो है दान में दे दिया था। और प्रयाग की सभा में जिसे महामोक्ष परिषद के रूप से जाना जाता था, उन्होंने अपना सारा सामान जो है दान में दिया था। और हर्षवर्धन एक महायान बौद्ध थे। देखिए, बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटा था, महायान और हीनयान। ठीक, तो हर्षवर्धन जो है ये महायान बौद्ध को मानते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने के लिए कन्नौज की संगीति 643 ईसा पूर्व का आयोजन किया था। ठीक, तो राइट आंसर प्रयाग की सभा में, हर्ष ने प्रयाग की सभा में अपना सारा सामान जो है दान में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कावड़ी और करगम किस राज्य से संबंधित है? तो नोट करेंगे, कावड़ी और करगम जो है तमिलनाडु राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। और तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो गया भरतनाट्यम। ठीक, भरतनाट्यम भी जो है तमिलनाडु से संबंधित है। और वहीं नोट करेंगे, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। महाराष्ट्र में लावड़ी लोक नृत्य किया जाता है। ठीक, और केरल में कथकली, नोट करेंगे, केरल में कथकली लोक नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कथक किया जाता है। और मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य पंडवानी लोक नृत्य किया जाता है। ठीक, तो कावड़ी और करगम जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक, तो ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो नोट करेंगे, प्रसिद्ध सितार वादक है इनमें से निखिल बनर्जी। बिल्कुल, निखिल बनर्जी जो है एक प्रसिद्ध सितार वादक थे जो कि मैहर घराने से संबंधित हैं। ठीक, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में नोट करेंगे। तो पंडित निखिल रंजन बनर्जी एक भारतीय शास्त्रीय संगीत सितार वादक थे जो मैहर घराने से ताल्लुक रखते थे। ठीक, और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक, जो कि एक पद्म भूषण प्राप्तकर्ता भी थे। तो निखिल बनर्जी जो है एक सितार वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? तो नोट करेंगे राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष हैं पीसी महालनोबिस। बिल्कुल पीसी महालनोबिस जो है राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे। थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। 1949 में स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और उस समय पर इसके अध्यक्ष कौन है? पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस जो है अध्यक्ष थे। और भारत में राष्ट्रीय आय के जनक कौन है? तो नोट कर लेंगे भारत में राष्ट्रीय आय के जनक हैं दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल दादा भाई नौरोजी जो है भारत में राष्ट्रीय आय के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो नोट करेंगे अंधेरे से उजाले की ओर की पुस्तक के लेखक है अरुण जेटली, जो कि हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे। तो अंधेरे से उजाले की ओर की पुस्तक के लेखक है अरुण जेटली, और अरुण जेटली जो है पूर्व हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, जो कि 26 मई 2014 से लेकर के 30 मई 2019 तक वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक, और हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो यह निर्मला सीतारमण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद किस पर हस्ताक्षर किए थे? तो सबसे पहले जानेंगे फखरुद्दीन अली अहमद कौन है। तो नोट करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद जो है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इन्होंने 25 जून 1975 को जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी तब इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो राइट आंसर विधेयक आपातकाल की उद्घोषणा में 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। देखिए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था, और वहीं पर नोट कर लेंगे अब तक हमारे देश में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक, जब चीन के द्वारा आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करने पर 3 दिसंबर 1971 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, और आंतरिक उपद्रव की आशंका पर 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो नोट करेंगे 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा विधेयक आपातकाल की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इस समय पर हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो राइट आंसर विधेयक आपातकाल की उद्घोषणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस के 2022 संस्करण का विषय क्या था? तो नोट करेंगे विश्व रेडियो दिवस 2022 के संस्करण का विषय था रेडियो और ट्रस्ट, रेडियो और विश्वास जो है 2022 संस्करण का विषय था, और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नोट करेंगे विश्व रेडियो दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 2023 का विषय क्या था? तो नोट कर लेंगे विश्व रेडियो दिवस 2023 का संस्करण का विषय था रेडियो और शांति। बिल्कुल रेडियो और शांति जो है 2023 का संस्करण का विषय था। ठीक, और अभी नोट करेंगे 13 फरवरी वह तारीख है जब 1946 में अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन में संदेश भेजा गया था और संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत की थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र रेडियो दिवस की वर्षगांठ इस दिन मनाई जाती है। ठीक, तो राइट आंसर रेडियो और ट्रस्ट, और रेडियो दिवस जो है विश्व में 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस वित्त आयोग ने सबसे पहले राज्यों को विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो नोट करेंगे पांचवा वित्त आयोग। पांचवा वित्त आयोग ने सबसे पहले राज्यों को विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। देखिए विशेष श्रेणी राज्यों की अवधारणा सबसे पहले कतिपय सुविधाहीन, ठीक, कतिपय सुविधाहीन और जरूरतमंदों राज्यों को केंद्रीय सहायता और टैक्स ब्रेक के रूप में प्राथमिकता देने की दृष्टि से पांचवें वित्त आयोग द्वारा 1969 में शुरू किया गया था। ठीक, तो राइट आंसर पांचवा वित्त आयोग। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो नोट करेंगे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक, और MS स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें भारत में दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता तौर पर पहचाना जाता है। ठीक, तो राइट आंसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है और मिल्क ऑफ मैन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो नोट कर लेंगे सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए एक ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है, यह है उड़ीसा। बिल्कुल उड़ीसा जो है सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है घूमर नृत्य, चूंकि नृत्य नहीं नेत्र है। ठीक, घूमर नृत्य शैली देवी सरस्वती की पूजा करने के बाद निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा विकसित किया गया था? तो घूमर जो है ये भील जनजाति द्वारा विकसित किया गया था। ठीक, डी इज राइट आंसर। घूमर नृत्य जो है भील जनजाति द्वारा विकसित किया गया था। और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए हुआ था। ठीक, और बाकी राजस्थानी भी इसे अब करने लगे हैं। और नोट करेंगे वहीं गरबा जो है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है, और घूमर हो गया आपका राजस्थान का लोक नृत्य है जिसे भील जनजाति ने शुरुआत किया था। ठीक, तो राइट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नोट करेंगे अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है, ठीक, जो कि राजेश वर्मा उड़ीसा से संबंधित है, ठीक। और द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। नोट करेंगे द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और थोड़ा सा इसका डिटेल में देखेंगे। देखिए ओडिशा कैलेंडर IAS अधिकारी राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सचिव के रूप में उसे नियुक्त किया है, ठीक। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पद जो है 25 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था। उन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और इन्हें शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने किया था, ठीक। और प्रेजेंट में हमारे देश के न्यायमूर्ति कौन है? तो यह DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है हमारे भारत के, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट की माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो नोट करेंगे हाल ही में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट की माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं पियासी बसाक। बिल्कुल पियासी बसाक जो है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ये 8,167 मीटर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जो कि 22 मई 2022 को पश्चिम बंगाल की पियासी बसाक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक। तो राइट आंसर पियासी बसाक जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये मणिपुर नहीं करता है, ठीक। तो बांग्लादेश के साथ मणिपुर जो है सीमा साझा नहीं करता है। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ की मुद्दा है टका, ठीक। त्रिपुरा हो गया, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, ये 5 राज्य जो हैं त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय और मिजोरम, ये जो हैं सभी बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और मणिपुर नहीं करता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2022 एशिया कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो चूंकि यह 2020 वाला एशिया कप था जिसे कोविड-19 की वजह से 2022 में आयोजित किया गया था श्रीलंका में, ठीक। तो 2022 एशिया कप जो है श्रीलंका में आयोजित किया गया था। और थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। मूल रूप से यह टूर्नामेंट जो सितंबर 2020 में होने वाला था, ठीक। और कोविड-19 की वजह से इसे श्रीलंका 2022 में किया गया था और यह 15वां संस्करण था। और बात करें 16वें संस्करण की, तो 16वां संस्करण 2023 में पाकिस्तान और श्रीलंका की सह मेजबानी में किया गया था, ठीक। तो राइट आंसर श्रीलंका। 2022 एशिया कप जो है श्रीलंका में आयोजित किया गया था, जो कि 2020 वाला था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गूगल एक बहुराष्ट्रीय इंटरनेट सेवा है, उत्पाद संबंधी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1958 में किसके द्वारा की गई थी? तो गूगल की स्थापना 1958 में, नोट करेंगे, लैरी पेज और सर्जन ब्रैन के द्वारा की गई थी। लैरी पेज और सर्जन ब्रैन के द्वारा की गई थी 1998 में। तो राइट आंसर उपयुक्त दोनों। गूगल एक बहुराष्ट्रीय इंटरनेट सेवा है जिसकी स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्जन ब्रैन के द्वारा की गई थी। थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी शुरुआत जो 1996 में एक रिसर्च परियोजना के दौरान लैरी पेज और सर्गेन ब्रेन ने की थी। उस वक्त लैरी और सर्गी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कैलिफोर्निया में PhD के छात्र थे। तो राइट आंसर उपरोक्त में दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की है? तो नोट करेंगे कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है अमलानंद घोष ने की है, ठीक। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में, नोट करेंगे, सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है। और वहीं नोट करेंगे 2 पुरातत्वविद दयाराम साहनी और RD बनर्जी ने क्रमशः हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज की है 1921 में। नोट कर लेंगे 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की है, ठीक। और मोहनजोदड़ो की RD बनर्जी ने की है, ठीक। तो राइट आंसर अमलानंद घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हिंदी जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। बाकी स्पेनिश, अरबी और चीन ये सभी जो हैं संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा हैं। हिंदी जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ये है क्या, ठीक। तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, ठीक। और हिंदी जो है आधिकारिक भाषा नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक। न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। और इसमें 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय पर 50 देश इसमें शामिल थे। अब जो है वर्तमान में 193 देश शामिल हैं, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल हैं, जो कि लास्ट वाला जो देश है दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र शामिल होने वाला अंतिम सदस्य है। तो राइट आंसर हिंदी। हिंदी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को मापते समय मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं किया जाता है? तो नोट करके रख लेंगे राष्ट्रीय आय को मापते समय मध्यवर्ती वस्तु को इसलिए शामिल नहीं किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को मापते समय मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय को मापते समय मध्यवर्ती वस्तुओं को दोहरी लेखांकन से बचने के लिए राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, तो इज राइट आंसर। राष्ट्रीय आय को मापते समय मध्यवर्ती वस्तुओं को दोहरी लेखांकन से बचने के लिए राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी भंडार योजना ने महिला एवं बाल विकास श्रेणी में 2022 स्कोच अवार्ड प्राप्त किया है। यह योजना किस राज्य से संबंधित है। तो नोट करेंगे लक्ष्मी भंडार योजना यह पश्चिम बंगाल राज्य की योजना है। ठीक, पश्चिम बंगाल राज्य की योजना है। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल ने अपनी लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार प्राप्त किया है। तो राइट आंसर पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो नोट करेंगे 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह ने जीता है। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। देखिए पुरस्कार समारोह का यह जो 67वां चैप्टर था, इस बार पुरस्कारों की लिस्ट में विक्की कौशल की सरदार, उद्धम और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह फिल्मों का बोलाबाला रहा है। शेरशाह बेस्ट फिल्म बनी थी, इसके लिए रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ साथ में एक जो अभिनेत्री हैं कृति सनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। तो राइट आंसर रणवीर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन किस परमाणु को छोड़कर सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इसके नाभिक में किसी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, जिसकी संयोजकता 2 होती है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, जिसकी संयोजकता कितनी होती है 3 होती है। ठीक, और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, जिसकी संयोजकता 4 होती है। ठीक, तो राइट आंसर हाइड्रोजन के नाभिक में किसी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो मैटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। मैटूर बांध भारत में कावेरी नदी पर सन 1934 में बनाया गया था और तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध यह विशाल बांध है। ठीक, और कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सारा नीरा नदी है। ठीक, जो पश्चिमी घाट पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। तो कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक, तो राइट आंसर मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मुक्केबाज है। तो भारतीय मुक्केबाज है अमित पंघाल। बिल्कुल, अमित पंघाल जो है भारतीय एक प्रमुख मुक्केबाज है। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तो अमित पंघाल का जन्म 16 अक्टूबर 1995 में हरियाणा के रोहतक के मैना गांव में हुआ था। ठीक, और ये 5 फीट 2 इंच वाले हैं जो कि छोटे कद वाले हैं, जिन्होंने नोट करेंगे 2017 में अपने पहले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, तो राइट आंसर अमित पंघाल जो कि हरियाणा से संबंधित हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मालधारी भारत के किस घास के मैदान में रहने वाले चरवाहे समुदाय हैं। तो ये हैं बन्नी घास के मैदान में। ठीक, मालधारी भारत के बन्नी घास के मैदान में रहने वाले चरवाहे समुदाय हैं। तो राइट आंसर सी बन्नी घास। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा सा इसका डिटेल नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है, यह किसे नियंत्रित करता है। तो थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स उत्पादन करती है। तो थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन्स होता है ये चयापचय नोट करेंगे चयापचय को दर को नियंत्रित करता है। ठीक, सी इज राइट आंसर, चयापचय दर को नियंत्रित करता है। ठीक, और थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। थायरोक्सिन उपापचयी सक्रिय ऊतकों की मदद ऑक्सीजन की खपत को उत्तेजित करता है। यह ऊतकों में ग्लूकोज के ऑक्सीजन अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है, यह किसको नियंत्रित करता है। तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन जो है ये चयापचय दर को नियंत्रित करता है। ठीक, सी इज राइट आंसर, थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन्स होता है ये चयापचय दर को नियंत्रित करता है जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और थोड़ा सा इसका डिटेल में देख लेंगे। चलिए बातें अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने भारत की वन्य जीव पल के साथ साथ किस जानवर से संबंधित एक अभियान शुरू किया है। तो नोट करेंगे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने भारत की वन्य जीव पल के साथ साथ डॉल्फिन बिल्कुल डॉल्फिन जानवर से संबंधित एक अभियान शुरू किया है। तो बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा इसका डिटेल में देखेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु सरकार ने एक कदम उठाए हैं। ठीक, और गंगा संरक्षण नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे केंद्र सरकार ने जून 2014 में प्रभावी प्रदूषण में कमी करने के लिए किया था। ठीक, और इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए पैसे खर्च किए हैं। ठीक, तो राइट आंसर
डॉल्फिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की कृषि नहीं की जाती थी? तो नोट करेंगे हड़प्पा सभ्यता में जौ की हो गया, चावल की हो गया, गेहूं की हो गया, इन सब की कृषि की जाती थी, लेकिन गन्ना की कृषि नहीं की जाती थी। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम। नोट करेंगे, मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था दयाराम साहनी ने 1921 में, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता में गन्ना की कृषि नहीं की जाती थी। नोट करेंगे थोड़ा सा और इसके आगे। तो यहाँ पे देखेंगे गेहूं हो गया, जौ, मसूर, चना, तिल जैसे अनाज मिले हैं, और गुजरात में बाजरा पाया गया है। ठीक, और चावल जो कभी कभार मिलता रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता में गन्ना की कृषि नहीं की जाती थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार है ऋषभदेव। ठीक, जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभदेव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार है महावीर स्वामी, और 23वें तीर्थकार है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार है पार्श्वनाथ, और जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। ठीक, थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तो जैन धर्म के जनक कौन है? महावीर स्वामी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो प्रचार किया था ये महावीर स्वामी ने किया था जैन धर्म का। ठीक, तो राइट आंसर जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली को पहली मेट्रो ट्रेन कब मिली है? तो दिल्ली को पहली मेट्रो ट्रेन जो है सन 2002 में मिली है। वही नोट करेंगे भारत में पहली रेल जो कब मिली है? तो भारत को पहली रेल 1853 में, नोट करेंगे 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बम्बई से थाड़े चली थी। ठीक, बम्बई से थाड़े चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में पहली बार रेल। ठीक, और वहीं दिल्ली को पहली मेट्रो जो है सन 2002 में मिली है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखिए 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में पहली मेट्रो ट्रेन जो है चली थी, और नोट करेंगे। और भारत में पहली मेट्रो रेल जो है 1972 में कोलकाता में चली थी। ठीक, 29 दिसंबर को रखी गई थी। ठीक, तो राइट आंसर 2002। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पुलिकट जहां डचों का मुख्य केंद्र था यह कहां पर स्थित है? तो पुलिकट जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। और डचों का जो देश में आना जाना कब शुरू हुआ था? 1596 से, नोट करेंगे 1596 से डचों का भारत आना जाना शुरू हुआ था, और 1600 में डच लोग आ गए थे, और 1605 में, नोट करेंगे 1605 में डचों ने अपना पहला कारखाना जो है मसूलीपट्टनम में खोला था। तो राइट आंसर तमिलनाडु, पुलिकट जो है तमिलनाडु में स्थित है। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तो डचों ने तमिलनाडु के पुलिकट में गोल्डिया किले का निर्माण भी किया था। ठीक, और पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील जो कहाँ पर है? नोट करेंगे देश की दूसरी सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील जो है ये पुलिकट है। ठीक, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है माई लाइफ माई मिशन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो माई लाइफ माई मिशन जो है ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है। ठीक, बाबा रामदेव की आत्मकथा है माई लाइफ माई मिशन। ठीक, और 21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा योग शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामदेव आधिकारिक आत्मकथा के प्रकाशन की घोषणा की, और इस पुस्तक का नाम माई लाइफ माई मिशन। ठीक, तो राइट आंसर बाबा रामदेव। महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था? आप सभी को बताना है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था? तो हीनयान संप्रदाय, बिल्कुल हीनयान संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था अशोक ने। और नोट करेंगे हीनयान का मतलब ये होता था ईश्वर के बिना। ठीक, ईश्वर के बिना। ठीक, इसमें कर्म को ही ईश्वर मानते थे। ठीक, कर्म को ईश्वर माना गया है। हीनयान में कर्म को ही ईश्वर माना गया है। और महायान में क्या होता है? महायान में ऐसे लोग होते थे जो सिर्फ धर्म को लेकर चलते थे। ठीक, जो सिर्फ धर्म को लेकर के चलते थे। ठीक, और हीनयान में परिवार और धर्म दोनों को लेकर के चलते थे। और वज्रयान में क्या होता था? वज्र का एक वाहन होता था जिसमें मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। ठीक, तो राइट आंसर हीनयान, बिल्कुल अशोक जो है हीनयान संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। और नोट करेंगे बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है? गौतम बुद्ध ने की है। ठीक, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की है। ठीक, और गौतम बुद्ध का जन्म नोट करेंगे, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? नोट करेंगे 563 BC। ठीक, 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, ए इज करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसकी स्थापना 1945 में की गई है। ठीक, स्थापना 1945 में की गई है, और इसमें टोटल 193 देश हैं। ठीक, इसमें टोटल 193 देश हैं, जिसमें अपने अपने देशों की शक्तियाँ जो हैं देखी जाती हैं। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, और इसकी स्थापना 1945 में की गई है। बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन कह रहा है किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो ये स्वर्ण सिंह समिति, बिल्कुल स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। वहीं पे नोट करेंगे अनुच्छेद नोट करेंगे अनुच्छेद 51 ए के तहत भाग नोट करेंगे भाग 4A, अनुच्छेद 51A और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया। ठीक, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, और वहीं पे साथ ही साथ नोट करेंगे टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक, टोटल मौलिक कर्तव्य जो हैं 11 हैं। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हॉफलॉन्ग झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आप सभी को बताना है हॉफलॉन्ग झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हॉफलॉन्ग झील जो है असम में स्थित है, बिल्कुल असम में स्थित है। असम का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक, असम का एकमात्र हिल स्टेशन है, नोट कर लेंगे, असम का एकमात्र हिल स्टेशन है और इसे असम का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ठीक, नोट करेंगे स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ठीक, और इसका डायग्राम आप लोग देख लेंगे, कुछ इस प्रकार से इसकी पिक्चर है। यही है हॉफलॉन्ग झील जो कि असम में स्थित है और इसे ही असम का स्कॉटलैंड बोला जाता है। ठीक, चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 दिसंबर 2022, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान कतर है। ठीक, कतर में जो खेला गया है विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था। तो आपको बता दें, इसको दीपिका पादुकोण ने किया। ठीक, 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान कतर में जो खेला गया है, आपको बता दें 2022 की जो ट्रॉफी है इसे दीपिका पादुकोण ने अनावरण किया है। बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु के तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो नोट करेंगे तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम ने करवाया। बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर, राजा चोल प्रथम ने करवाया है। ठीक, और चोल वंश का संस्थापक नोट करेंगे, चोल वंश का संस्थापक ठीक, चोल वंश का संस्थापक है विजयालया। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर, विजयालया जो है चोल वंश का संस्थापक है। बाकी तमिलनाडु के तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम ने करवाया। ठीक, और राज चोल प्रथम का पुत्र है राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक, राजेंद्र चोल प्रथम जो है राजा चोल का पुत्र है। ठीक, और यहीं पे नोट करेंगे, इसका कुछ इस प्रकार से पिक्चर है। ठीक, जिसका बृहदेश्वर मंदिर बोला जाता है और यह तमिलनाडु के तांजापुर में स्थित है। ठीक, तो राइट आंसर राजा चोल प्रथम। ठीक, इन्होंने तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है असम में हाल ही में उद्घाटन किया गया है बोगीबिल सेतु, यह किस नदी पर स्थित है। तो बिल्कुल असम में उद्घाटन किया गया है बोगीबिल सेतु का, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी, नोट करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर नोट कर लेंगे 25 दिसंबर 2022 अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बोगीबिल सेतु का उद्घाटन किया है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और यह देश की दूसरी सबसे बड़ी ब्रिज है। ठीक, और इसकी लंबाई जो है 4.9 किलोमीटर है। ठीक, 4.9 किलोमीटर है और यह देश की दूसरी सबसे बड़ी ब्रिज है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2022 को किया है। ठीक, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है, संगापो। ठीक, संगापो। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, जमुना। ठीक, जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, और भारत में संगापो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो राइट आंसर बी। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। इसका डायग्राम भी आप लोग देख लेंगे, इस प्रकार से यह बोगीबिल सेतु जो है दिखाई देता है। ठीक, चलिए इस अगला क्वेश्चन कह रहा है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप सभी को बताना है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बास इंडिकस। बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर, बास इंडिकस। बाकी जो साहीवाल है ये गाय की एक नस्ल है। ठीक, तो राइट आंसर बास इंडिकस गाय का एक वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल सांची का जो स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसे अशोक के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक, अशोक के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक, और जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक, मध्य प्रदेश की 3 धरोहरों को नोट करेंगे, मध्य प्रदेश की 3 धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जिसमें पहला आता है सांची आता है, दूसरा आता है आप लोग नोट करेंगे भीमबेटका की गुफाएं। ठीक, भीमबेटका की गुफाएं, और तीसरा आता है खजुराहो। ठीक, खजुराहो
यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई है। नोट करेंगे, यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई है और इसका जो मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ठीक, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया है और अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक, और सांची का जो स्तूप है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, तो आप लोग पिक्चर से रिलेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। बैरोमीटर के माध्यम से हम वायु दाब मापते हैं। वहीं नोट करेंगे थर्मामीटर के माध्यम से ताप मापते हैं। ठीक, और सिस्मोग्राफ से नोट करेंगे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक, भूकंप। वहीं नोट करेंगे आर्द्रता मापी से आर्द्रा में पानी और ताप मापा जाता है। ठीक, आर्द्रता में ताप और पानी यानी कि नमी को मापा जाता है। ठीक, तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। ए इज करेक्ट आंसर। थर्मामीटर से ताप और सिस्मोग्राफ से भूकंप। ठीक, चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा एक अलग कृषि विभाग दीवान एक वही की स्थापना की गई है? तो दीवान एक वही की स्थापना की गई है MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बिल्कुल, मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का दूसरा शासक है। ठीक, तुगलक वंश का दूसरा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की है? तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक। नोट करेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 में किया है। ठीक, तो राइट आंसर बी। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग के लिए दीवान एक वही की स्थापना किया है। ठीक, चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुर्गा को समर्पित है? तो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि भगवान मुर्गा को समर्पित है। इसे कहा जाता है थाई पूसम। बिल्कुल, थाई पूसम। सी इज करेक्ट आंसर। थाई पूसम जो है भगवान मुर्गा को समर्पित है और इसका कुछ पिक्चर आप लोग देखेंगे तो यह त्यौहार जो है कुछ इस प्रकार से मनाया जाता है। तो तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है जिसका नाम है थाई पूसम जो कि भगवान मुर्गा को समर्पित है। ठीक, सी इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग की बात करें तो ये होता है छोटी आंत। बिल्कुल, छोटी आंत। ठीक, छोटी आंत लंबाई में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और जो बड़ी आंत होती है जो मोटी होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रही है छोटी आंत। ठीक, जो छोटी छोटी दिखाई दे रही है काफ़ी मुड़ी हुई, ये छोटी आंत है, लंबाई में सबसे बड़ी होती है। और वहीं बात करें बड़ी आंत की तो बड़ी आंत सिर्फ मोटी होती है लेकिन लंबाई इसकी बहुत कम होती है छोटी आंत की अपेक्षा। तो मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग जो होता है छोटी आंत कहलाती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। तो राइट आंसर बी। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सभी गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में ही आयोजित किए गए हैं। ठीक, ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, साथ साथ नोट करेंगे 1930 से 32 के बीच 1930 के 32 के बीच तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। ठीक, जो कि 1930 से शुरू होकर के 1932 के बीच में खत्म हो गई हैं। ठीक, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में किए गए हैं और तीनों 1930 से लेकर के 1932 तक खत्म भी हो गए हैं। ठीक, तो राइट आंसर ए। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है? तो पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में आदिल सुमरीवाला, बिल्कुल आदिल सुमरीवाला की जगह इन्हें रखा गया है। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। आदिल सुमरीवाला की जगह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में पीटी उषा को रखा गया है। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। और साथ साथ नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे पीटी उषा को 1983 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अर्जुन पुरस्कार जो है 1983 में दिया गया है और 1985 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो पीटी उषा को 1983 में अर्जुन पुरस्कार और 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और पीटी उषा जो है एशियाई खेलों में 1986 में 200 मीटर साथ साथ 400 मीटर दौड़ में भी इन्होंने भाग लिया था और जीता भी था। ठीक, और 1985 के जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते। ठीक, पीटी उषा जो है 1985 के जकार्ता में एशियाई खेलों में 5 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। आदिल सुमरीवाला की जगह पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में रखा गया है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय क्या था? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय क्या था और साथ साथ जानेंगे 2023 का विषय क्या था। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का जो विषय था
सतत विकास के लिए डाटा, बिल्कुल सतत विकास के लिए डाटा, बी इज करेक्ट आंसर। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और पहली बार नोट करेंगे, पहली बार 2007 में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का जो विषय था सतत विकास के लिए डेटा, और वहीं पे नोट करेंगे 2023 का विषय। तो 2023 का विषय क्या था, सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका महत्व के बारे में प्रोफेसर महालनोबिस से प्रेरणा लेने के लिए विशेष रूप से युवा पीढ़ी में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना था। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें बी, सतत विकास के लिए डेटा। और 2022 में कौन थे, प्रोफेसर प्रशांत महालनोबिस। ठीक, 2023 में कौन थे, प्रोफेसर दिवगंत। ठीक, और इसमें प्रोफेसर प्रशांत। ठीक, तो ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2022 में रिलीज हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के निर्देशक कौन है। तो पृथ्वीराज जो फिल्म जो है 2022 में रिलीज हुई है, इसके निर्देशक हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो हैं पृथ्वीराज फिल्म के निर्देशक हैं। और नोट करेंगे इसके अभिनेता जो हैं अक्षय कुमार। नोट करेंगे अक्षय कुमार इसके अभिनेता हैं। ठीक, अक्षय कुमार। और अभिनेत्री नोट करेंगे मनुषी छिल्लर। ठीक, मनुषी छिल्लर जो हैं पृथ्वीराज फिल्म के अभिनेत्री हैं। ठीक, तो राइट आंसर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। ठीक, बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा है। ठीक, अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय ने लिखा है, और इसका कुछ इस प्रकार से पिक्चर है। तो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी हुई पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ। ठीक, पंजाब के मोगा जिले में हुआ है। ठीक, तो राइट आंसर अनहैप्पी इंडिया। ठीक, अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई है। ठीक, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। और नोट करेंगे 1596 से डचों का भारत में आगमन शुरू हो गया था, और जाकर के 1602 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और 1605 में नोट करेंगे 1605 में इन्होंने अपने पहला कारखाना 1605 में पहला कारखाना कहाँ खोला है, मसूलीपट्टनम में। ठीक, मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना जो है डचों ने खोला है। तो 1602 में डच लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले जानेंगे लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ है। तो लखनऊ समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक, इन्हीं के बीच जो है लखनऊ समझौता किया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के जिन्ना, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। और लखनऊ समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सहयोग देश की आज़ादी के लिए मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक, करने के लिए आगे बढ़ी थी। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच लखनऊ समझौता में हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। और आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।